जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ पारुल और हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपनी केवीएस की क्लास। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट हमारा फिजिकल एजुकेशन है जो कि 100 मार्क्स का आएगा पार्ट 3, और हमारा पार्ट 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 18 मार्क्स का आएगा, 80 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल हमारा 180 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम देखते हैं अपना सब्जेक्टिव सिलेबस। ठीक है, तो इसकी क्लास 1 हमारी हो चुकी है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और क्लास 2 हमारी है फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एक्सरसाइज की जो इफ़ेक्ट है वो कैसे पड़ते हैं बॉडी के ऊपर, ये इसमें मेन टॉपिक है। तो मस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, ये 2 वीडियोस कवर हो चुकी हैं। जिन्होंने नहीं देखी वो देख ले जाके। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 टॉपिक। ठीक है, पहला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके देखते हैं क्या क्या सिस्टम्स हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, यानी श्वसन तंत्र क्या होता है। वायु को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, सांस को अंदर लेना बाहर छोड़ना श्वसन कहलाता है। जैसे कि हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, इसको श्वसन कहते हैं नॉर्मल, अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो। और ब्रीथिंग देख लेते हैं जिसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। इसमें 2 तरीके के हमारे ब्रीदिंग होते हैं, एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। इंस यानी अंदर जो हम सांस लेते हैं, एक्स यानी कि जो बाहर को छोड़ते हैं, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं निःश्वसन और निःश्वसन। दोनों में अंतर है बस पॉइंट का। तो जो हम अंदर सांस लेते हैं उसमें हम बहुत सारी गैसेस अंदर जाती हैं, ठीक है, जो कि हमको नहीं चाहिए होती, फिर भी वो वायुमंडल में है तो हमारे सांस द्वारा अंदर जाती हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो इनमें कितने परसेंटेज हमारी नाइट्रोजन जाती है, 78% अंदर हमारे वायु के साथ 78% नाइट्रोजन जाती है। ऑक्सीजन कितनी जाती है, 21%, और CO2 जाती है 0.03%। अब हम जब बाहर सांस छोड़ते हैं तो 78% नाइट्रोजन तो पूरी निकल जाती है, ऑक्सीजन हमारी 70% बाहर निकलती है, बाकी अंदर रहती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी 4% बाहर निकलती है। और ब्रीदिंग इन जब हम करते हैं तो हमारा डायाफ्राम जो है बहुत अहम रोल निभाता है। जब हम ब्रीदिंग इन करते हैं यानी अंदर सांस लेते हैं तो डायाफ्राम नीचे हो जाता है, और जब हम ब्रीदिंग आउट करते हैं तो हमारा डायाफ्राम उसको पुश करता है लंग्स को, और हमारी CO2 और बाकी गैसें जो बाहर हो जाती हैं। आप फिगर से देख पा रहे होंगे कि जो एरोज दिखा रहा है वो, जो हम ब्रीदिंग इन करते हैं तो लंग्स में वायु जाती है अंदर, और डायाफ्राम जो है वो नीचे हो जाता है इनहेल करते हैं। जब हम एक्सहेल करते हैं तो डायाफ्राम की मदद से बाहर वायु जाती है। ठीक है, फिगर से आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, ब्रीथ प्रोसेस कैसे चलती है, यानी कि हमारी जो श्वसन की क्रिया है, ब्रीदिंग प्रोसेस है, वो कैसे चलती है देखते हैं 1 बाय 1 करके। नोज़ से स्टार्ट होता है नेज़ल कैविटी, और नेज़ल पैसेज से होता है, यानी कि नाक के जो ये नासिका गुहा बोलते हैं इसको। तो नाक में होता है हमारे हेयर्स का काम क्या है, एयर को फिल्टर करके अंदर भेजना, और साथ ही म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या रिलीज करती है, म्यूकस यानी कि चिपचिपा पदार्थ जो होता है हमारी नाक में, वो रिलीज़ करती है। तो म्यूकस क्या करता है, जो बाहर से हवा आ रही है उसको हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर कर देती है। जैसे कि बाहर ठंडी हवा है, हमारा अंदर का टेम्परेचर गर्म है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको नॉर्मल करती है और फिर उसको अंदर भेज देती है। ठीक है, तो हेयर्स हमारे काम करते हैं और उसको एयर को फिल्टर करने का और बैक्टीरिया से बचाने का, यानी कि बैक्टीरिया अंदर ना जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई नोज़ और नेज़ल पैसेज की बात। अब आ गए हैं फेरिंग्स पे। आपको ये फिगर से दिख रहा होगा, ये नेज़ल कैविटी है, यहाँ से फिर आते हैं फेरिंग्स पे, और फिर फेरिंग्स यानी कि जो हमारी ग्रसनी होती है वो, और फिर आते हैं लैरिंग्स पे। लैरिंग्स, ये आपको येलोइश थोड़ा पार्ट दिख रहा है, वो है लैरिंग्स। इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं या एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लड़कियों की जो वॉइस बॉक्स होती है और लड़कों की जो वॉइस बॉक्स होती है दोनों डिफरेंट होती है। उनकी लेंथ कितनी होती है, 12.5 से 17.5 mm, और मेल्स की कितनी होती है, 17.5 से 25 mm। ठीक है, और फिर वहाँ से एयर चलती है, कहाँ जाती है, ट्रैकिया में। ट्रैकिया यानी जो कि सांस की नली होती है, आपको फिगर पे दिख पा रहा होगा, ये है ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया में पहुँचती है, ट्रैकिया से फिर वो लंग्स में पहुँच जाती है। लंग्स में पहुँचने के बाद में जो ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई है, ये लंग्स में पहुँच जाता है,
दोनों साइड डिवाइड हो जाते हैं। तो जब ये ढेर सारे डिवाइड हो जाते हैं तो इनको बोलते हैं ब्रैंक्यूलिस। ठीक है, ये ब्रैंक्यूलिस जो है इनमें एयर जाती है और जो हमारे एल्वेलाई हैं, ये जो छोटे छोटे से आपको पॉइंट डॉटेड दिख रहे होंगे जैसे कि कोई रूट होती है उस तरीके से, वहाँ एल्वेलाई में जाके हमारी एयर जो है हमारे अंदर फिल्टर होती है जाके और ब्लड में मिलती है, ब्लड से सेल्स में जाती है, सेल से माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, ब्लड में मिलती है तो क्या करती है, वो फिल्टर करती है, जैसे कि ब्लड से CO2 लेती है और ऑक्सीजन उसमें डालती है। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम में कि हार्ट से जाता है हमारा ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए, ठीक है, लंग्स में। तो लंग्स में कैसे प्यूरिफाई होता है, ऐसे ही प्यूरिफाई होता है कि जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो यहाँ पे एल्वेलाई में आ जाती है और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिल के प्यूरिफाई होके फिर वो हार्ट में जाता है, फिर पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। और जो प्लूरा मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन लंग्स। जो ये लंग्स है इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसका नाम पूछ लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स। उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, प्लूरा मेम्ब्रेन। ये हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है, एपिग्लॉटिस हमारा, इसमें फिगर में आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपको स्काई ब्लू सा दिख रहा है ना, ये हमारा एपिग्लॉटिस है। ये क्या करता है, हमें जब हम खाना खाते हैं तो खाने को हमारी सांस की नली में जाने से रोकता है, ठीक है। ये हो गया एपिग्लॉटिस। और इसके पड़ोस में जो जा रही है एक और नली, उसको बोलते हैं ईसोफेगस, जो कि एक खाने की नली है, इसमें खाना जाता है। और ये जो मेरा पॉइंटर देखिएगा आप, ये जो है ये यहाँ से सांस जाती है और ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो एपिग्लॉटिस इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा एल्वेलाई के बारे में, तो इसकी यहाँ पे हम और डिटेल देख लेते हैं। ये हमारी ब्रंकियाई है, ठीक है, और ढेर सारी जो नर्व्स जैसे कि जड़ें निकली होती है उस तरह से निकला हुआ है इसमें, तो उसको बोलते हैं ब्रैंक्यूलिस। और ब्रैंक्यूलिस को देखिए, ये जूम करके दिखाया गया है आपको यहाँ पे। इसी के पास में ब्लड सेल्स होती हैं, जो नर्व्स जारी होती हैं, उसमें वो किस तरह से वर्क करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड है वो निकाल देता है। फिगर से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, फिगर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में जा रहा है और ब्लड वेसल से, और रेड ब्लड सेल्स दे रहा है एल्वेलाई और ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, जैसे कि 1 मिनट में व्यक्ति कितनी बार सांस लेता है, तो 1 मिनट में व्यक्ति 16 से 20 बार सांस लेता है। और 1 मिनट में छोटे बच्चे जो हैं वो कितना सांस लेते हैं, 25 से 26 बार, ठीक है। और अब आते हैं टाइडल वॉल्यूम पे। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एक बार में व्यक्ति द्वारा ली गई सांस, जो हम एक बार में सांस लेते हैं वो हमारी 500 ml होती है, ठीक है। टोटल लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है, एक बार में अधिकतम जो हम सांस लेते हैं वो 6000 ml तक ले सकते हैं, उसकी लंग्स कैपेसिटी है ये। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कैसे होता है, जो अंदर के हम लोग लंग्स से ब्रीथ लेते हैं वो एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल रेस्पायरेशन सेल्स से होता है, जैसे कि अभी एल्वेलाई और टिश्यू के बीच था, वैसे ही सेल्स और टिश्यू के बीच में होता है, ठीक है, श्वसन, जैसे कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 को देना। ये हो गया हमारा इंटरनल रेस्पायरेशन। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पायरेटरी सिस्टम देखेंगे तो जो वाइटल कैपेसिटी यानी कि जैविक क्षमता है, ये क्या होती है, या फेफड़ों की वह क्षमता होती है जिसमें एक बार में पूर्ण रूप से अंतः श्वसन करके पूरे बल के साथ, मतलब एक बार हम लोगों ने सांस ले ली जो और उसके बाद जो बाहर वायु निकाली है, उस वायु की मात्रा को हम लोग कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, वाइटल कैपेसिटी इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एयर प्लस सप्लीमेंट्री एयर। इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एयर क्या है और सप्लीमेंट्री एयर क्या है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम जो एक बार व्यक्ति द्वारा ली गई या छोड़ी गई सांस है, ठीक है, एयर है, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और कॉम्प्लीमेंट्री एयर क्या होती है, एक श्वसन में अधिक से अधिक ली गई वायु की मात्रा तथा सामान्य रूप से छोड़ी गई मात्रा। जैसे कि अधिक से अधिक ली गई एक बार मात्रा और सामान्य
रूप से छोड़ी गई मात्रा कॉम्प्लीमेंट्री एयर में आती है। सप्लीमेंट्री एयर क्या होती है? मैक्सिमम एक्सहेल और मिनिमम इनहेल, यानी कि मैक्सिमम जो है हम लोग एक्सहेल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालेंगे और कम से कम इनहेल अंदर लेंगे, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य व्यक्ति में वाइटल कैपेसिटी वायु की मात्रा कितनी होती है? कितनी ले सकते हैं हम लोग? 4 लीटर। ठीक है, और एक खिलाड़ी में कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। और वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो वो किससे मेजर किया जाता है? स्पायरोमीटर से। ठीक है, सामने आप देख पा रहे होंगे, फिगर लगा हुआ है किस तरह से मुंह में एक पाइप से जाता है और ये वाल्व्स दिए हुए हैं, इससे मेज़र करते हैं। आप दूसरी तरफ भी एक वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपनी वाइटल कैपेसिटी को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि पीछे हमने भी पढ़ा, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि एक बार जो सांस है वो अंतः श्वसन करके पूरे बल के साथ जो वायु निकाली जाती है। जैसे कि इस फिगर से आप देख पा रहे होंगे, एक बार में हमने सांस ले ली। अब ये टेस्टिंग ट्यूब लगा हुआ है, इसमें करेंगे तो मेज़रमेंट इसमें आ जाएगा कि हमारी कैपेसिटी कितने लीटर तक हम अंदर वायु लेके और बाहर को निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं? स्पायरोमीटर के द्वारा। ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि वाइटल कैपेसिटी हम कैसे नापते हैं, किस यंत्र से नापते हैं, तो यंत्र का नाम है स्पायरोमीटर। ठीक है, अब हम आते हैं इंस्पायरेशन कैपेसिटी पे। इंस्पायरेशन कैपेसिटी क्या होती है? एक सामान्य बाह्य श्वसन के पश्चात पूरे बल से अंतः श्वसन में ली गई हवा। जैसे कि सामान्य श्वसन है, सामान्य नॉर्मल वैल्यू से हम लोग ले रहे हैं और इंस्पायरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज के दौरान इसकी जो मात्रा है वो कितनी बढ़ जाती है? 3 लीटर बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका भी एक फार्मूला है। टोटल लंग्स जो कैपेसिटी है वो कैसे निकालते हैं? हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है, ये हम किस तरह से जानेंगे? तो टोटल लंग्स कैपेसिटी और जो वाइटल कैपेसिटी जो भी उन्होंने ऊपर मेज़र की है, जो ऊपर फिगर में दिख रहा है, और रेसिडुअल कैपेसिटी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी? टोटल लंग्स कैपेसिटी आ जाएगी। तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? पूरे बल के साथ बाह्य श्वसन यानी एक्सहेल के पश्चात फेफड़ों में बची हुई मात्रा, यानी कि हमने एक्सहेल कर दी, ये करने के बाद जो अंदर हमारी बची हुई मात्रा रह जाती है वो होती है हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इन दोनों को, वाइटल और रेसिडुअल को जोड़कर हम लंग्स कैपेसिटी को मेज़र करते हैं। ठीक है, अब इफ़ेक्ट ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम को अगर हम देखें तो आराम के दौरान हमारे अंदर 4 लीटर प्लस 0.5 लीटर होती है, यानी कि टोटल होगी 4.5 लीटर। जैसे कि अभी पीछे हमने फार्मूले में देखा, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल कैपेसिटी, वहीं आराम के दौरान वाइटल कैपेसिटी 4 लीटर प्लस 0.5 लीटर हमारी रेसिडुअल कैपेसिटी, दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारी निकलेगी टोटल वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, यही हम अगर एक्सरसाइज में देखें तो अभ्यास के दौरान 5 से 6 लीटर प्लस 1.1 लीटर इक्वल्स टू 7.1 लीटर्स हमारी रेसिडुअल आ जाएगा। ठीक है, इफ़ेक्ट ऑफ रेसिडुअल कैपेसिटी, अगर इस पे देखें तो ऊपर देखा हमने इफ़ेक्ट ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम, इधर देखेंगे रेसिडुअल कैपेसिटी। तो आराम की स्थिति में इसकी मात्रा कितनी होती है? 0.5 लीटर। अभ्यास के दौरान इसकी मात्रा कितनी बढ़ जाती है? 1.1 लीटर्स। ब्रीथ रेट देखें, श्वसन दर देखें तो 1 मिनट में लिए गए श्वास की संख्या सामान्य व्यक्ति में आराम की स्थिति में 18 से 20 मिनट, जो नॉर्मल इंसान है उसकी जो रेट है आराम की स्थिति में, रेस्ट जब वो करता है उस टाइम पे उसकी कितनी है? 18 से 20 प्रति मिनट। ठीक है, और अभ्यास के दौरान ये कितनी हो जाती है? 50 से 60 श्वसन प्रति मिनट हो जाती है। ठीक है, अब एल्वोलाई कुछ पॉइंट्स हैं, ये एल्वोलाई एंड टिश्यू कैपिलरीज में गैसों का आदान प्रदान बढ़ जाता है। जो एल्वोलाई है, अभी हमने पीछे पढ़ा था लंग्स में, जो एल्वोलाई है गैसों का आदान प्रदान करती है टिश्यू के साथ में, तो एक्सरसाइज करने से इसका ये गैसों का आदान प्रदान बढ़ जाता है। एक्सरसाइज की वजह से फेफड़े बड़े और मजबूत हो जाते हैं। ड्यू टू एक्सरसाइज सर्कुलो एंडोरेंस पावर बढ़ जाती है। ठीक है, और डायाफ्राम और चेस्ट का फैलाव भी बढ़ जाता है एक्सरसाइज करने से। तो हम सभी को एक्सरसाइज करनी चाहिए अपनी बेटर हेल्थ के लिए। तो इसके रोग देख लेते हैं। रोग कौन से होते हैं हमारे लंग्स के? अस्थमा होता है। ठीक है, कैसे होता है? कोल्ड एयर और एलर्जी से भी होता है।
और एम्फाइसीमिया होता है, एल्वोलाई इफेक्टेड हो जाती है ड्यू टू अ लॉट ऑफ स्मोक, जो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं उससे। और ब्रोंकियाटिस होता है म्यूकस मेम्ब्रेन में, जो कि वो इन्फ्लेम बड़े साइज़ में हो जाती है ड्यू टू हैवी स्मोक, बहुत ज़्यादा स्मोक करने की वजह से ब्रोंकियाटिस हो जाता है। पल्मोनरी एडेमा कैसे होता है, लंग्स प्रॉब्लम ये भी होती है, और जो कि इससे हार्ट फेलियर भी हो जाता है। COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये भी हमारी लंग्स की है। निमोनिया कैसे होता है, बैक्टीरियल है, ये वायरल है, ठीक है। और लंग्स में स्वेलिंग आ जाती, चेस्ट पेन होता है इसमें, ठीक है। अब हमारा ख़त्म हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब हमारा स्टार्ट होता है सेकेंड टॉपिक, जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कैसे स्टार्ट होता है, हमारा मुंह से ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे स्टार्ट होता है। माउथ में दो तरीके से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। माउथ से केमिकल होता है, एक तो केमिकल होता है, एक तो मैकेनिकल होता है। मैकेनिकल हमारा कैसा होता है, तीत से, दांतों से चबा के काट के उसको बिल्कुल च्युइंग करना। और जो केमिकल होता है वो कैसे होता है, हमारा जो सलाइवा है उसमें मिलता है, तो वो बहुत सारे सलाइवा रिलीज़ करता है, ठीक है, बहुत तरीके के। तो मैकेनिकल में हो गया टूथ, और केमिकल में होगा टंग, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे 5 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। कैसे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डीफिकेशन, या इसको ईजेशन भी बोलते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम सबको देखेंगे, और हमें ये जो डाइजेशन के स्टेप्स हैं ये ज़रूर याद रखने पड़ेंगे, जो 5 स्टेप हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को आ जाता है। तो आपको अगर ये याद होगा तो ही आप लगा पाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम को समझते हैं। पाचन अंगों में मुख्य जो रूप से नली होती है वो एलिमेंट्री कैनाल होती है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, या इसको हम 32 फीट कह सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है, फिगर से आप देख सकते हैं, माउथ से शुरू होकर कहाँ से जाती है, थोरैक्स, लंबर, पेल्विक और रेक्टम में जाके ख़त्म हो जाती है। तो हमारा डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है, ठीक है, माउथ से शुरू होता है, फिर फेरिंग्स में आता है, फेरिंग्स में यानी कि ग्रसनी में आता है, और फिर ईसोफेगस में आता है। ये जो हमारी नली है ये ईसोफेगस है, ठीक है। ईसोफेगस यानी कि इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप से कैसे पेट में आता है, ठीक है, ये स्टमक, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, फिर रेक्टम में आता है, और एनस कैनाल से होता हुआ एनस में पहुंच जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने मैकेनिकल डाइजेशन की बात करें तो वो कैसे कंप्लीट होता है, तीत के द्वारा। तीत क्या करता है, किसी भी खाने को, मान लो सेब हम काटते हैं तो क्या करता है, काटने का, चबाने का और क्रश करने का, उसको ग्राइंड करने का काम करता है, ठीक है। और डाइफोडोंट लिखा हुआ, यानी कि हमारे पूरे उस पर लाइफ टाइम में 2 बार दांत आते हैं, मतलब 2 तरीके के दांत, एक तो मिल्क टीथ होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं। तो मिल्क जो टीथ है हमारे वो कितने होते हैं, 20, और जिनका ये जो फॉर्मूला है 2102, ठीक है। और जो परमानेंट है वो हमारे 32 टीथ होते हैं, जिनका फॉर्मूला है 2123। तो ये किस तरह से है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। 2123 को अगर हम इस तरह से लिखें तो पहले हमारे 2 क्या होते हैं, इंसीजर दांत होते हैं। इंसीजर अगर इसमें देखें तो आगे के जो दांत हैं, ये आगे के जो दांत हैं, फिगर में आप देख पा रहे होंगे, ये आगे के जो दांत हैं वो हमारे इंसीजर्स हैं। फिर एक कैनाइन होता है, कैनाइन हमारा ये ऊपर का एक दांत है, ये ऊपर का एक दांत कैनाइन होता है, ठीक है। और फिर प्रीमोलर्स आते हैं, प्रीमोलर्स हमारे ऊपर के ये 2 दांत, इधर भी ये 2 हमारे प्रीमोलर्स हैं। और मोलर्स हमारे लास्ट वाले 3 दांत हैं, जो बड़े बड़े से आपको दिख रहे हैं, ये हमारे लास्ट में 3 मोलर्स दांत है। और इसका जो 3rd दांत है सबसे लास्ट में है, मेरा पॉइंटर देखिएगा, ये जो सबसे लास्ट में 3rd पॉइंट पे मोलर्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, विजरम टूथ। विजरम टूथ है हमारा ये, ठीक है। तो ऐसे ही मिल्क टूथ में हमारा क्या एब्सेंट रहता है, हमारे मिल्क टीथ में 2 हमारे इंसीजर होते हैं, एक हमारा कैनाइन होता है, प्री मोलर इसमें नहीं पाया जाता है, और 3 हमारे मोलर्स मतलब मोलर्स होते हैं हमारे 2, ठीक है। यानी कि 2 हमारे इंसीजर हुए,
एक हमारा कैनाइन हुआ, प्री मोलर्स पाए नहीं जाते हैं, 2 हमारे मोलर्स हुए, तो ये दांत हमारे मिल्क टीथ हो गए जो कि टूट जाते हैं। और परमानेंट टीथ होते हैं 32, जिसमें से 2 हमारे इंसीजर होते हैं, एक हमारा कैनाइन होता है और 2 प्री मोलर और 3 मोलर्स होते हैं। आई होप आपको इस फिगर से भी समझने में आसानी हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं, हम इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर को देख लेते हैं। एलिफेंट में किस तरह के दांत होते हैं? आगे के जो 2 दांत एलिफेंट में होते हैं वो इंसीजर होते हैं। लॉयन में जो आगे के 2 दांत होते हैं लंबे तीखे से, ये वाला है कैनाइन। कैनाइन दांत होता है लॉयन में, जो आगे निकला हुआ होता है ये है कैनाइन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, टंग के बारे में देखते हैं, जो कि हमारा केमिकल डाइजेशन करता है, ठीक है। तो टंग में 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। तो पैराटाइड ग्लैंड जो होती है वो गाल के ऊपर होती है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है वो जबड़े के नीचे होती है, जबड़े के पास में यहाँ पे होती है, ठीक है। और जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो कहाँ होती है? जुबान के नीचे होती है। अभी भी आपको फील हो रहा होगा, उसमें से सलाइवा निकलता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट की। जो हमारे टेस्ट हैं जुबान के ऊपर वो किस तरह से होते हैं। ये वाला पार्ट, मेरा पॉइंटर देखिएगा ब्लू कलर का, ये वाला मेरा पार्ट है, ये है साल्टी, यानी कि नमकीन हमें जो फील कराता है वो हमारी जीभ का आगे वाला पार्ट है। ये जो पिंक से आप देख रहे हैं ये हमें मीठा फील कराता है। इधर इधर के जो साइड है वो हमें खट्टा फील कराते हैं। ये बीटर है जो हमें कड़वा फील कराता है, ठीक है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 6.8, जो कि एसिडिक मीडियम होता है। सलाइवा में हमारे, यानी कि जो लार है, इसमें हमारे 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है सलाइवरी एमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, दूसरा होता है हमारा माल्टेज। ये दोनों क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं, ठीक है। और सलाइवा प्लस फूड, जो हम लोग खाना खाते हैं और जो सलाइवा है वो जो मिल जाता है, मिक्स बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं, ठीक है। तो एक दिन में हम कितना सलाइवा जो है निकालते हैं? 1.5 लीटर, यानी 1.5 लीटर हम डेली सलाइवा निकालते हैं। और फैट की डाइजेशन कौन करता है? लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज जो है फैट की डाइजेशन करता है। अच्छा, तो सलाइवा की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 6.8। और न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट और लाइसोजाइम एंजाइम हमारी सलाइवा में होते हैं, जो कि एंटी बैक्टीरियल प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नहीं, अभी एक पॉइंट रह गया है, जो कि फूड, जो हमारा बाहर जो खाना होता है, खाने से पहले वो फूड होता है, मुंह में जब जाता है तब बोलस हो जाता है, ठीक है। फिर वो काइम में बदलता है, फिर काइल में बदलता है, यानी कि 4 स्टेप फूड के होते हैं। पहला फूड होता है, फिर वो बोलस होता है, यानी कि अभी हमने जो सलाइवा और फूड की बात की उसको बोलस बोलते हैं। फिर वो छोटी आंत में पहुँच के काइम होता है, फिर काइल होता है, ठीक है। तो इसके 4 स्टेजेस होते हैं। अब हम बात करते हैं ईसोफेगस की, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। अभी हमने जो पीछे पढ़ा है, कहाँ पे है ईसोफेगस? ये जो लंबी सी लाइन है, नली जा रही है, इसको बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है। तो ईसोफेगस कैसे काम करता है, इसमें क्या होता है? तो स्टमक में आप फिगर से देख पा रहे होंगे, ये है ईसोफेगस। इसमें जो खाना जाता है वो एकदम से हमारे पेट में, जैसे कोई चीज़ छोड़ रहा है मुंह से और ये नली गई है, छोड़ दिया, ऐसे खाना नहीं जाता। हमारे ईसोफेगस में वो पेरिस्टोलिक मूवमेंट से जाता है। पेरिस्टोलिक मूवमेंट क्या होता है? आप फिगर से देख पा रहे होंगे। इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। जब हमारा खाना जाता है तो एरिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और खाने को धीरे धीरे रिलैक्सेशन में छोड़ता है, रिलीज़ करता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से वो खाना हमारा स्टमक में पहुंच जाता है, एकदम से भट से नहीं गिरता है, ठीक है। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टोलिक मूवमेंट, ठीक है। तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। एक्सोंटिक सेल होती हैं और एपिथेलियल सेल होती है। 3 तरह की हमारी इसमें चीज़ें डिवाइड होती हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को देखें तो गैस्ट्रिक जूस निकालती है, जिसमें कि पेप्सिन एंजाइम होता है और रेनिन एंजाइम होता है। रेनिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन की डाइजेशन करता है। ऑक्जेंटिक सेल जो होती है वो एसिड प्रोड्यूस करता है हमारे स्टमक में, और वो क्या करता है? जो हमारे खाने के द्वारा जो बैक्टीरिया गए हुए हैं खाने में, उनको किल करता है, ठीक है। और एपिथेलियल क्या करता है? म्यूकस निकालता है। तो म्यूकस क्या करता है? जो एचसीएल है हमारी, एक तो स्टमक की जो लाइन है उसको ना वो ख़राब करे इसलिए,
और जो उसका जो एसिडिक मीडियम है, HCl का जो मीडियम है उसको न्यूट्रलाइज़ करता है। जैसे कभी कभी हम खाना तो खाते ही, पेट में भी HCl है, साथ में हम कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं तो वो एसिडिक और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो जो म्यूकस है, म्यूकस रिलीज़ करता है, न्यूट्रलाइज़ करता है एसिडिक मीडियम को, ठीक है, म्यूकस का ये काम है। हाँ, और स्टमक को क्या कहते हैं, वेयर हाउस कहते हैं। जो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 4 घंटे तक हमारा खाना रहता है। ये है हमारा कार्डियक स्फिंक्टर। इसमें क्या होता है, जैसे कि ईसोफेगस से खाना गया स्टमक में और स्टमक से वापस ईसोफेगस में ना आ जाए, ये ईसोफेगस और ये है स्टमक। ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे ऐसा क्या होता है, कार्डियक स्फिंक्टर होता है जो कि हमारे खाने को ईसोफेगस में नहीं आने देता है, ऊपर फूड पाइप में नहीं आने देता है। कार्डियक स्फिंक्टर की वजह से ये नाम पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कार्डियक स्फिंक्टर है जो कि खाने को फूड पाइप में वापस आने नहीं देता, तो क्या होता है, कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट जान लेते हैं कि बच्चों में जो रेनिन एंजाइम होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, जिसमें कि जो दूध जो होता है जिसमें कैसोनेजन होती है, मिल्क प्रोटीन होता है, उसको केसिन में यानी कि योगर्ट में बदल देता है। ठीक है, कौन बदल देता है, रेनिन एंजाइम। बच्चों में बहुत ज़्यादा, तो छोटे बच्चों को देखा होगा, दूध पीते हैं, फिर दूध के बाद उल्टी करते हैं जो कि दही के जैसे निकलता है, तो वो क्या होता है, पेट में एसिडिक रेनिन एंजाइम होता है जो कि दूध को केसिन में यानी केसिनोजन को केसिन में बदल देता है। ठीक है, पेट में एसिडिक मीडियम ज़्यादा होने पर पेट में अल्सर बन जाते हैं। आपने सुना होगा पेट में अल्सर बन जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस कितना निकलता है, 2 लीटर पर डे निकलता है। HCl की pH वैल्यू कितनी होती है, 1.5। और जो काइम होता है, जो फूड जो होता है हमारे पेट में आता है, वो काइम बन जाता है उसमें। मतलब काइम को बोलते क्या है, फूड प्लस एसिड यानी कि HCl इन स्टमक। फूड जो है हमारा HCl के साथ मिलता है तो वो क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, कितनी लंबी होती है, 6 मीटर लंबी होती है। इसको हम फाइनल डाइजेशन भी बोलते हैं। फाइनल डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो इसमें लीवर और पैनक्रियाज कैसे वर्क करता है, लीवर जो है बाइल जूस प्रोडक्ट करता है, जिसकी वैल्यू pH वैल्यू होती है 7.7। जितनी भी pH वैल्यू आपको इसमें मैंने दिखाई है, लिख के बताई हैं, वो आपको ज़रूर से ज़रूर याद करनी की, क्योंकि pH वैल्यू ज़रूर पूछ लेता है। अगर एग्जैक्ट नहीं याद रख सकते तो 7.7 याद रख सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई भी ऑप्शन आ सकता है इसके आसपास, जैसे कि 7.8, 7.10 इस तरह से अगर दे रखा है तो आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, बाइल जूस जो लीवर निकालता है तो वो क्या करता है, फैट की इमल्सिफिकेशन करता है, फैट को तोड़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें जो ये लाइंस दिख रही हैं इसको जूम करके दिखाया गया, इसमें जो विलेज हैं फूड को पूरा ऑब्जर्वेशन करती हैं उसका। ठीक है, तो डिड्यूरम में क्या होता है, जो काइम है, ठीक है, वो हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। उसके साथ में क्या रिलीज़ होता है, पैनक्रियाटिक जूस होता है और बाइल जूस रिलीज़ होके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। जेजुनम क्या करता है, ये है हमारा जेजुनम। ठीक है, जेजुनम का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, इलियम क्या करता है, पुश करता है काइम को लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीज़ें कन्वर्ट हुई, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, और लिपिड जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे आते हैं पैनक्रियाज, देखते हैं वो इसमें इसका क्या रोल है। पैनक्रियाज जो है एक मिक्स्ड ग्लैंड है, जो कि एक एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। ठीक है, तो एंडोक्राइन में वो क्या करती है, हार्मोन रिलीज़ करती है। ठीक है, इंसुलिन हो गया, 3 तरह के हार्मोन हो गए, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टेनिन हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है बीटा सेल की वजह से, और अल्फा सेल की वजह से जो है ग्लूकागॉन जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। और सोमैटोस्टेटिन हार्मोन क्या करता है, एनर्जी को यूज़ करता है, और जो एनर्जी हमारे फूड से निकलती है उसको स्टोर करता है, यूज़ करता है, और इंसुलिन और ग्लूकागॉन के फंक्शन को सही करता है, जो कि डेल्टा सेल से होता है। ठीक है, अब पॉइंट अगर देखें तो एक्सेस इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। जो एक्सेस इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। जो एक्सेस इंसुलिन होता है इस घटना को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें 2 तरह की डायबिटीज़
हो जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ मेलिटस होती है। मेलिटस में क्या होता है, हाई लेवल शुगर इन ब्लड, शुगर की मात्रा जो है वो ब्लड में बहुत हाई होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस। और डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होती है, किडनी जो होती है वो वाटर को स्टोर नहीं करके रखती, तब क्या उसको बोलते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक, आगे देख लेते हैं पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस क्या होती है, 3 तरह के एंजाइम निकलता है, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, जो कि ड्यूडेनम की जो हम लोगों ने भी पीछे ड्यूडेनम पढ़ा था, तो उसमें क्या करता है, ये उसकी वैल्यू बढ़ा देता है, सेक्रेशन ऑफ हार्मोन जो है वो बढ़ाता है। ठीक है, तो वहीं पे ये काम हो रहा होता है ड्यूडेनम में। और पैनक्रियाटिक जूस 3 तरह के एंजाइम निकालता है, जिनको एमाइलेज बोलते हैं। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है, लाइपेज क्या करता है, फैट्स की डाइजेशन करता है, और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, तो पॉइंट्स देखें अगर तो ये जो तीनों हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन तीनों की डाइजेशन करता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेशन एंजाइम बोलते हैं। किसको, पैनक्रियाटिक जूस को। ठीक है, एक्स्ट्रा बाइल जूस जो हमारा रहता है, जैसा कि बताया, जो एक्स्ट्रा बाइल जूस हमारे रहता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इसका वैसे ज़्यादा कोई खास काम नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 1.2 मीटर या 5 फीट। ठीक है, इसमें क्या काम होता है, सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें एक और चीज़ होती है कि विटामिन के की प्रोडक्शन होती है। वो कैसे होती है, इकोलाई जो बैक्टीरिया होती है वो विटामिन के का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आप फिगर से देख पा रहे होंगे। तो सीकम जो होता है वो छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ने का काम करता है। जो छोटी आंत है और बड़ी आंत है, उन दोनों को जोड़ने का काम सीकम करता है। ठीक, सीकम क्या होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। क्या होता है, ये जो छोटा सा अपेंडिक्स दिख रहा है, ये अब हम लोगों में, ह्यूमंस में विलुप्त हो चुका है। ठीक है, इसका काम क्या था, ग्रास को डाइजेशन, जब हम लोग पत्तियाँ खाते थे तो ग्रास की जो डाइजेशन करता था, ग्रास में होता क्या था, सेलुलोज। तो ग्रास में होता क्या था, सेलुलोज। सेलुलोज को कौन सा एंजाइम पचाता था, सेलुलोज एंजाइम चाहिए, जो कि ह्यूमन में एब्सेंट है। तो ये तो अपेंडिक्स जो है हमारा विलुप्त हो चुका है। अगर ये बढ़ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस। ठीक है, और जो कि उसमें जानवरों में पाया जाता है। सेलुलोज वो खाते हैं, फूल पत्ती और जिसमें भी सेलुलोज होता है, हरी पत्तियाँ, तो उनको पचाने के लिए सेलुलोज एंजाइम जानवरों में पाया जाता है। ठीक है, तो अगर इसका और पॉइंट देखें तो जो बिलीरुबिन है वो क्या करता है, ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है या येलोइश कलर प्रोवाइड करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। इसमें एक और चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट पूछी जाती है कि जो ये इसका जो पार्ट पोर्शन है वो क्या है, वो क्या कहलाता है। इस यहाँ से मेरा कर्सर देखिएगा, यहाँ से असेंडिंग कॉलन होती है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलन। तो ये यहाँ से असेंडिंग कॉलन हो गया, ये हो गया ट्रांसवर्स कॉलन, और ये हो गया डिसेंडिंग कॉलन। और बाकी का ये जो बचा हुआ है इसको बोलते हैं सिग्मोइड कॉलन और फिर रेक्टम। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं या फिर किसके बाद कौन सा स्टेप आता है, कौन से कॉलन आते हैं, कॉलन के नाम पूछ दिए जाते हैं। तो अगर आपको आएंगे तभी तो आप लगा पाएंगे। तो इनको भी ध्यान से देखिए। पहले कहाँ से शुरू होता है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, फिर आता है सेग्मोइड, ये है सेग्मोइड, फिर रेक्टम आता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम समझ लेते हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारे एक्सरसाइज से, अभ्यास से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जो ओबेसिटी है यानी कि जो मोटापा है वो हमारा नहीं होता है अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो मोटापा नहीं बढ़ता है। फैट्स, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो है इजीली ब्रेक डाउन होते हैं, और रेगुलर एक्सरसाइज से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है एक्सरसाइज से, फूड ईजिली हमारा डाइजेस्ट होता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हमारा इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, गाल ब्लैडर का फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है वो भी इम्प्रूव होती है। तो ये हमारे इफ़ेक्ट हुए डाइजेस्टिव सिस्टम के। आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं ख़त्म हुआ है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, क्लास 1 और क्लास 2,
क्लास 2 आज हमारी फिनिश हो गई है। जिन्होंने नहीं देखी वो देख ले जाके। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। किसी को कोई क्वेश्चन या क्वेरीज़ हो तो कमेंट में लिख के बताएं। तो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अच्छे से प्रिपरेशन करिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।